नो लॉन्गर ह्यूमन। नोटबुक 2। किनारे पर पानी के किनारे 20 या उससे ज़्यादा ऊंचे चेरी के पेड़ खड़े थे, जिनके तने काले काले थे। अप्रैल में स्कूल वर्षा की शुरुआत के आसपास नीले समुद्र के नम लाल भूरे रंग के नए पत्ते दिखाई देते थे, साथ में हल्के गुलाबी फूलों की एक शानदार कतार भी। और जल्द ही पंखुड़ियों का एक तूफान उठता और पानी में गिरता, जहां वे सतह पर तब तक बहते रहते जब तक लहरें उन्हें भगाकर अपने साथ नहीं ले जाती। प्रवेश कक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत कम पढ़ाई करने के बावजूद मैं किसी तरह एक ऐसे स्कूल में दाखिल हो गया जिसके इलाके में यह पंखुड़ियों से भरा समुद्र तट भी दिखाई देता था। स्कूल के टोपी के प्रतीक चिन्ह और स्कूल यूनिफॉर्म के बटन पर स्टाइलिश चेरी के फूल लिखे हुए थे। हमारे दूर के रिश्तेदार पास ही रहते थे। यही एक वजह थी कि पिताजी ने मेरे लिए समुद्र और चेरी के फूलों वाला एक स्कूल चुना। मैं उनके साथ स्कूल के इतने पास वाले घर में रहने चला गया कि सुबह होने के बाद भी घंटी बजी और अगर मैं दौड़ कर जाता तो समय पर पहुंच सकता था। जैसा कि इससे पता चलता था कि मैं एक बहुत ही आलसी छात्र था, लेकिन अपनी हमेशा की तरह मस्करी भरी आदत की बदौलत मेरी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई। मैं पहली बार घर से दूर रहा था और जिंदगी बहुत आसान लग रही थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि ठगी करना मेरे स्वभाव में शुमार हो गया था। मुझे लोगों को धोखा देने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन मुझे लगता था ज़्यादातर अहम बात घर पर परिवार के लिए और एक अनजान जगह पर अजनबियों के लिए अभिनय करने में गहरा फर्क था। एक ऐसा फर्क जो ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह ने भी महसूस किया था। एक अभिनेता के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मंच उसके अपने शहर में थिएटर में होता है, खासकर जब उसके लिए सबसे करीबी रिश्तेदार आगे की पंक्तियों में बैठे हों। ऐसी हालत में एक महान अभिनेता के लिए भी अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाता। फिर भी मैंने उस हालात में एक अच्छा प्रदर्शन किया, काफ़ी सफलता हासिल की। उपलब्धियों का एक ऐसा रिकॉर्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति घर से दूर कैसे असफल हो सकता है। मेरे अंदर इंसानों के प्रति डर अभी भी गहरा रहा था, लेकिन मेरा जोकर वाला अभिनय करने से कहीं दूर सहज था। कक्षा में मुझे लगातार हंसी आ रही थी और हालांकि शिक्षक ने मुझे डांटा और कहा कि अगर मैं ना होता तो कक्षा कितनी अच्छी होती, फिर भी वह हाथ पीछे करके हंस रहा था। मैंने स्कूल से जुड़े उस सैन्य अधिकारी को उसकी आवाज बिजली जैसे कर्कश हंसी से लोटपोट कर दिया। जैसे ही मैं अपनी असल पहचान छुपाने में कामयाब होने पर राहत महसूस करने वाला ही था कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया। जैसा कि किसी पीठ में छुरा घोंपने वाले से उम्मीद की जा सकती है। वह क्लास का सबसे छोटा बच्चा था, जिसका चेहरा धूसर और फूला हुआ था और एक बड़ी जैकेट थी जो शायद किसी ने उसे पहनाई होगी। उसकी आस्तीनें लंबी थी और लटकी हुई थी, मानो पुराने जमाने की याद दिला रही हूँ। एक ऐसा मूर्ख जो पढ़ाई में फिसड्डा था, मिलिट्री ड्रिल और एथलेटिक्स क्लास में हमेशा तमाशबीन बना रहता था। मुझे उसके आसपास सतर्क रहने की कोई ज़रूरत नहीं दिखी। उस दिन वह लड़का, जिसका पारिवारिक नाम मुझे याद नहीं रहा था, हालांकि मुझे लगता है कि उसका असली नाम ताकेइची था, हमेशा की तरह बैठा देख रहा था, जबकि हम लोग 36 पट्टी पर अपनी अपनी गति से दौड़ रहे थे। मैंने जानबूझकर जितना हो सके उतना गंभीर भाव दिखाया। एक युद्ध ध्वनि की ओर पट्टी लेकर दौड़ा, लेकिन मानो एक लंबी छलांग लगा रहा हो और रेत पर अपने नितंबों के बल धड़ाम से गिर पड़ा। एक ऐसी सोची समझी विफलता थी। सब लोग दहाड़ रहे थे। हंसी बिल्कुल वैसी ही जैसे मैंने अपनी योजना बनाई थी। जैसे ही मैं शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए उठा और अपनी पैंट की रेत झाड़ने लगा, ताकेइची मेरे पीछे आया। वो कब से यहाँ घूम रहा था और मेरी पीठ पर धक्का मारा जानबूझकर। वो फुसफुसाया, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मैं बुरी तरह हिल गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ताकेइची औरों में से यह समझ जाएगा कि मैंने जानबूझकर गलती की है। उस पल दुनिया मेरी आंखों के सामने नर्क की आग में जल रही थी। पागलपन के मारे चीखने से बचने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अगले कुछ दिन तक चिंता और डर मुझे खाए जा रहे थे। ऊपर से तो मैं अपनी घटिया मस्करी जारी रखता और हंसता रहता, लेकिन बीच बीच में मुझे इस दर्दनाक एहसास से आहें भर आती कि मैं चाहे कुछ भी करूं, ताकेइची मेरी असलियत पहचान लेगा और जल्द ही वह इन सबको सच बताना शुरू कर देगा। इन विचारों से मुझे घबराहट भरा पसीना आ गया। मैं और किसी
पागल की तरह खाली भटकती आंखों के सामने देखता रहा। काश मैं सुबह, दोपहर और रात ताकेइची के पास रहना चाहता, उसे मेरा राज बताने से रोकने के लिए उस पर नजर रखता और उसे यह समझाने की पूरी कोशिशें करता कि मेरी हरकतें जानबूझकर नहीं बल्कि असली हैं। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त भी बनना चाहता, और अगर यह मुमकिन न होता तो मैं बस यही उम्मीद और दुआ करता कि वह मर जाए। हालांकि मुझे यकीन से कहना होगा कि मुझे उसे मारने का कभी मन नहीं हुआ। जिंदगी भर मैंने कितनी ही बार चाहा कि कोई मुझे मार डाले, लेकिन मुझे कभी किसी को मारने का मन नहीं हुआ। मैं हमेशा यही सोचता था कि अपने हृदय में हत्या की भावना रखकर किसी दुर्जेय प्रतिद्वंदी को चुनौती देने से दूसरे व्यक्ति को खुशी ही होगी। ताकेइची का दिल जीतने के लिए मैं एक नकली ईसाई की तरह अच्छी मुस्कान बिखेरता और फिर अपना सिर एक शांत कोण पर झुकाकर उसके छोटे कंधों पर हाथ रखकर मीठी चापलूसी भरी आवाज में उसे स्कूल के बाद खेलने के लिए आमंत्रित करता। वह हमेशा भावशून्य दृष्टि से देखता और कुछ नहीं कहता। हालांकि एक दिन कक्षाओं के बाद गर्मियों की शुरुआत में अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। बाकी छात्र इधर उधर घूम रहे थे, वे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन चूंकि मैं वहां पास ही रहता था इसलिए मैंने वहां से भागने का फैसला किया। तभी मेरी नजर ताकेइची पर पड़ी, जो प्रवेश द्वार पर उदास खड़ा था। चलो, मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना छाता उधार देता हूँ। वह हिचकिचाया तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों बारिश में साथ साथ दौड़ पड़े। मैंने अपनी मौसी से हमारे गीले कपड़े सुखाने को कहा और उसे सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे में ले गया। मेरी विधवा मौसी, जो 50 साल की थी, अपनी 2 बेटियों के साथ उस घर में रहती थी। बड़ी बेटी अनेसा लगभग 30 साल की एक लंबी चश्मा पहने महिला थी, जिसकी तबीयत खराब रहती थी। वह एक बार शादी के लिए गई थी, लेकिन अब वापस आ गई है। छोटी बहन सेचन ने अभी अभी महिला कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वह अपनी बहन के विपरीत नाटी कद की और चांद जैसे चेहरे वाले थी। वे तीनों पहली मंजिल पर स्टेशनरी, खेल के सामान वगैरह की दुकान चलाती थी, लेकिन उनकी आय का मुख्य स्रोत घर का किराया था, जो मेरे चाचा ने उन्हें छोड़ा था। मेरे कान दुख रहे हैं, ताकेइची ने वहाँ अजीब तरह से खड़े होकर कहा। बारिश से भीग गए हैं और दर्द करने लगे। मैंने गौर से देखा, दोनों कान बुरी तरह से संक्रमित थे और मवाद से फट रहे थे। अरे नहीं, मैंने अतिशयोक्तिपूर्ण आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। बहुत दर्द हो रहा होगा। मैंने दोष अपने ऊपर ले लिया और एक लड़की की तरह धीरे से माफी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें बारिश में घसीटकर बाहर निकाला। मैं नीचे गया और मौसी के पास से रुई के गोले और शराब मांगी। फिर ताकेइची को अपनी गोद में सिर रखकर लिटा दिया और उसके कान अच्छी तरह से साफ कर दिए। एक बार मेरे कान के पीछे का पाखंड और षड्यंत्र उसे साफ करना नजर आ गया। जब वह मेरी गोद में अपना सिर रखकर लेटा था तो उसने मेरी अज्ञानता पूर्वक प्रशंसा की। मुझे यकीन है कि बहुत सी लड़कियां तुम पर फिदा होंगी। बाद के वर्षों में मुझे पता चला कि ताकेइची नहीं जान पाया होगा कि यह एक भयावह शैतानी भविष्यवाणी थी। किसी के प्यार में पड़ना और उसका प्यार में पड़ना, दोनों ही स्थितियों में यह भाव अशिष्ट, उपहासपूर्ण और अत्यधिक अहंकारी लगता है। अवसर चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, एक बार जब यह भाव प्रकट होता है तो उदासी का मंदिर उसकी आंखों के सामने ढह जाता है और एक सपाट और नीरस भूमि बन जाती है। फिर भी किसी के प्यार में पड़ने के दर्द को बदल दें, आपको अधिक साहित्यिक अभिव्यक्ति के साथ कहें, प्यार किए जाने की चिंता और उदासी का मंदिर बरकरार रहता है। यह सब बहुत ही अजीब है। जब मैंने ताकेइची के कानों से बहता पानी साफ किया और उसने मेरी वो बेवकूफ़ाना तारीफ की तो मैं लाल हो गया और बिना कुछ कहे हंस दिया। लेकिन उसके शब्दों ने मेरे अंदर एक हल्की सी टीस पैदा कर दी। ये मानना ही भयावह लगता है, ये एक खोखला घमंड है जो किसी हाथ से पूर्ण राकुगो कहानी के युवा नायक के लिए भी नाकाफी है। मेरा ये मतलब नहीं है कि ताकेइची के शब्दों ने कोई बेतुका आत्मसंतुष्टि जगाई हो। मेरे लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समझना कई गुना कठिन है। मेरे सगे परिवार में और दूर के रिश्तेदारों में भी उनकी संख्या पुरुषों से ज्यादा थी, और अपराधी नौकरानियों को भी गिन ले तो यह कहना सही होगा कि जब मैं छोटा था तब से ही मेरी सभी सहेलियां लड़कियां थीं, और भी लड़कियां एक दूसरे के साथ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक पतली बर्फ पर हूँ। मुझे कभी अंदाजा नहीं होता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं धुंध में खो जाता और फिर कोई भयंकर गलती कर बैठता।
और उसकी कीमत चुकाता। लड़कों द्वारा की जाने वाली कोड़ों की मार के उलट लड़कियों द्वारा दिया गया घाव एक आंतरिक रक्तस्राव जैसा होता था, जो अंदर तक बहुत तकलीफदेह होता था और जल्दी ठीक नहीं होता था। लड़कियां आपको अपने पास खींचती हैं और फिर दूर ढकेल देती, या जब दूसरे लोग आसपास होते तो वे आपसे घृणा करती, आपको परेशान करती, और फिर जब सब चले जाते तो आपको कसकर पकड़ लेती। लड़कियां मुर्दों की तरह सोती थी। कभी-कभी तो मुझे लगता था कि वे सोने के लिए ही जीती हैं। बचपन से ही मैंने यह सब उनसे भी ज्यादा देखा था। हालांकि लड़कियां स्पष्ट रूप से मानव जाति की ही सदस्य थी, फिर भी मुझे वो लड़कों से बिल्कुल अलग लगती थी। फिर भी वे गूढ़, अविश्वसनीय, यह कहना कि वे मुझसे प्यार करती थी या यहाँ तक कि वे मुझे पसंद करती थी, बिल्कुल गलत होगा। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वे मेरी परवाह करती थी। लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा एक जोकर के साथ सहज लगती थी। जब मैं कोई करतब दिखाता तो लड़के लगातार हंसते नहीं रहते थे, और क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ज्यादा जोकर करूँगा तो असफल हो जाऊँगा, इसलिए मैं हमेशा सही समय पर रुक जाता था। हालांकि लड़कियां संयम नहीं जानती थी। वे चाहती थी कि मैं अंतहीन जोकरी करता रहूं, और मैं चुनौती स्वीकार करता, बार बार तब तक करता जब तक मैं थक ना जाऊं। उन्हें हंसना बहुत पसंद था। मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों में लड़कों की तुलना में मौज मस्ती की क्षमता अधिक होती है। बहनें जब भी मौका मिलता मेरे कमरे में आ जाती और मैं हमेशा डर के मारे चौंक जाता और उछल पड़ता। उनमें से एक पूछती, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं मुस्कुराते हुए कहता और अपनी किताबें बंद कर देता। आज स्कूल में मेरे भूगोल के टीचर बूढ़े कोम्बो में दौड़ पड़ता, मज़ेदार कहानियाँ सुनाता। हालांकि मेरा दिल उनमें नहीं लगता। शाम को मुझसे मिलने आती और काफ़ी देर तक मुझे मस्खरा दिखाने के बाद मुझे चश्मा पहनने का अनुरोध करने लगती। किस लिए? बस करो, क्या तुम इसे पहन लो? सेचन ने कहा। जोकर ने वैसा ही किया। उसे बताया गया। तुरंत दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। वह बिल्कुल उनके जैसा दिखता था, एक बिल्कुल लॉयड जैसा दिखता था। विदेशी फिल्मों के हास्य अभिनेता हेरोल्ड लॉयड उस समय जापान में लोकप्रिय थे। मैं खड़ा हुआ और एक पोज दिया। देवियों और सज्जनों, मैं जापान में अपने सभी प्रशंसकों से बस इतना कहना चाहता हूँ। और वे जोर से हंस पड़े। उनके बाद में जब हेरोल्ड लॉयड की कोई फिल्म शहर में आती, मैं उसे देखने जाता और चुपके से उनके हाव भाव को देखता। पतझड़ के मौसम में एक शाम को मैं लेटा हुआ किताब पढ़ रहा था। तभी अनेसा एक पक्षी की तरह उड़ते हुए मेरे कमरे में आई और मेरे फ्यूटन के ऊपर गिरकर सिसकने लगी। यो-चान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें करनी होगी ना? बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ यह भयानक जगह छोड़ दूं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वह पागलों की तरह बड़बड़ाई और फिर आंसुओं में डूब गई। यह पहली बार नहीं था जब मैंने किसी औरत को ऐसी हालत में देखा था। मुझे उसकी भावुकता पर कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी साधारणता और तुच्छता ने मेरी रुचि को ठंडा कर दिया और मैं सावधानी से उठा। अपनी मेज पर एक खुरमा छीला और काटा और उसे टुकड़ों में दिया। उसने उसे खा लिया और हिचकी लेते हुए कहा, क्या आपके पास कोई मनोरंजक किताब है? मुझे एक उधार दे दो। मैंने शेल्फ से सोसेकी की किताब उतारी, आई एम अ कैट, निकाली और उसे दे दी। उसने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ मुझे धन्यवाद दिया और कमरे से बाहर चली गई। मेरे लिए न सिर्फ अपनी चचेरी बहन की, बल्कि आमतौर पर औरतों की भावनाओं की कल्पना करना केचुओं की मानसिकता को टटोलने से भी ज्यादा भ्रामक, परेशान करने वाला और अस्पष्ट रूप से बेचैन करने वाला था। जीवन भर के अनुभव के अनुसार के आधार पर मैं बस इतना ही जानता था कि जब कोई मादा इस तरह से फूट फूट कर रोती है तो अगर आप उसे कुछ मीठा खिलाएं तो वह उसे खाकर अपना मनोबल बढ़ा लेगी। छोटी सेचन अपनी सहेलियों को कमरे में लाती और जब मैं हमेशा की तरह बिना किसी पक्षपात के उसका स्वागत कर चुका होता तो वे घर चले जाते, और जब उन पर लगातार बरस पड़ती, फलां लड़की नाबालिग अपराधी है, इसलिए उससे सावधान रहना, तो फिर मेरे कमरे में क्यों लाया गया? खैर, सेचन की बदौलत मेरे कमरे में आने वाली लगभग सभी मेहमान लड़कियां ही थी। यह तकाइची की भविष्यवाणी का पूरा होना कतई नहीं था। नहीं, मैं तो बस हेरोल्ड लॉयड का तोहुकू संस्करण था। कई साल बीत जाने के बाद ताकाइची की उस नासमझी भरी तारीफ ने इसके विपरीत
लिंग के लोगों के बीच भविष्य की लोकप्रियता की भविष्यवाणी की थी, नया रूप धारण कर लिया और खुद को एक भयानक भविष्यवाणी साबित कर दिया। ताकाइची ने मुझे एक और अहम तोहफा दिया। एक बार जब वह मेरे पास आया तो उसने बड़े गर्व से अपने साथ लाए एक मुखपृष्ठ की रंगीन प्रतिकृति दिखाई। यह एक राक्षस की तस्वीर है। उनके शब्दों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। बाद के वर्षों में मुझे यकीन हो गया कि उसी क्षण मेरे जीवन का मार्ग तय हो गया था। मैं अच्छी तरह जानता था कि यह वैन गॉग का प्रसिद्ध आत्मचित्र था। जब हम बच्चे थे तब फ्रांसीसी प्रभाववादी कृतियां बेहद लोकप्रिय थीं, जो पश्चिमी कला की सराहना के लिए एक सीढ़ी के रूप में काम करती थीं। यहाँ तक कि हम लोग जैसे प्रांतीय मिडिल स्कूल के छात्र भी वैन गॉग, गैगिन, सेजन, रेनॉयर और अन्य की कृतियों के फोटोग्राफ्यूर प्रतिकृतियों से आमतौर पर परिचित थे। मैंने वैन गॉग के चित्रों की कई रंगीन प्रतिकृतियां देखी थी। मैं उसके स्पर्श की जीवंतता और उसके रंगों की चमक से आकर्षित हुआ था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने राक्षसों को चित्रित किया है। इसके बारे में क्या यह भी एक राक्षस है? मैंने मोदिग्लियानी को नीचे उतारा, सेल्फ से एल्बम निकाला और ताकाइची को एक नग्न महिला की प्रसिद्ध पेंटिंग दिखाई, जिसकी त्वचा का रंग जले हुए सोने तांबे जैसा था। वाह, उसने आंखें फाड़ कर कहा, यह तो नर्क से आया घोड़ा है, इंसानी चेहरे वाला। तो एक राक्षस, ताकाइची ने कहा। मैं ऐसे राक्षसों के चित्र बनाना चाहता हूँ। दूसरे इंसानों से डरे हुए लोग उन राक्षसों को देखकर अपनी आंखों का आनंद लेना चाहते हैं जो उनसे भी ज्यादा डरावने हैं। ठीक उसी तरह जैसे घबराए हुए डरे हुए लोग दुआ करते हैं कि तूफान और भी ज्यादा जोर से आए। चित्रकारों के इस समूह ने मानव राक्षसों को घायल और भयभीत होकर आखिरकार अपनी कल्पनाओं पर विश्वास किया। उन्हें दिन के उजाले में स्पष्ट रूप से देखा और कुछ उन्होंने देखा था उसे हूबहू व्यक्त करने की कोशिश की, न कि मस्खरी का सहारा लिया। जैसा कि ताकाइची ने कहा था, दृढ़ता से राक्षसों के चित्र बनाएं। ये मेरे भविष्य के साथी थे। मैंने भावुक होकर सोचा, मैं भी उन्हें बनाऊंगा। मैंने ताकाइची से धीरे से कहा, मैं राक्षसों के नरक के घोड़ों के चित्र बनाऊंगा। प्राथमिक विद्यालय से ही मुझे चित्र बनाना और उन्हें देखना हमेशा से पसंद था, लेकिन मेरे बनाए गए चित्र को मेरे निबंधों जितनी प्रशंसा नहीं मिली थी। चूंकि मुझे मानवीय भाषा पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैं अपने निबंधों को बस एक विदूषक का अभिवादन, अपने शिक्षकों को गुदगुदाने का एक तरीका और व्यक्तिगत रुचि से रहित मानता था। हालांकि मैंने बस अपने बनाए चित्रों मंगा एक अलग विषय था के साथ अपने बचकाने तरीके से मेहनत जरूर की। कला की कक्षा में हमें जो चित्र नकल करने के लिए दिए जाते थे वे उबाऊ होते थे और शिक्षक का काम भी घटिया होता था। इसलिए मुझे तरह तरह के कलात्मक तरीकों का इस्तेमाल करके खुद ही प्रयोग करने पड़ते थे। मिडिल स्कूल में मुझे तैल चित्रकला के लिए जरूरी सभी उपकरण मिल गए, लेकिन हालांकि मैंने मार्गदर्शन के लिए प्रभाववादियों की ओर रुख किया, मेरे चित्र कागज के कटआउट की तरह सपाट और भावहीन निकले और उनका कोई महत्व नहीं था। फिर ताकाइची की टिप्पणी ने मुझे एहसास दिलाया कि कला के प्रति मेरा पूरा नजरिया ही गलत था। जिन चीजों को मैं सुंदर समझता था वे ठीक उन्हीं सुंदर चीजों के रूप में चित्रित करने की कोशिश में मैं भोली और मूर्ख था। उस्ताद अपनी ही चीजों पर भरोसा करके तुच्छ चीजों से भी सुंदरता रचते थे और कुरूप चीजों से घृणा करते हुए भी उन्होंने अपना आकर्षण नहीं छिपाया, बल्कि रचनात्मकता के आनंद में डूबे रहे। संक्षेप में, वे दूसरों की अपेक्षाओं पर जरा भी निर्भर नहीं थे। ताकाइची द्वारा मुझे कलात्मक अभिव्यक्ति का यह आदिम मार्गदर्शक प्रदान करने के बाद धीरे धीरे मेरे कमरे में आने वाली महिला आगंतुकों के गुप्त रूप में मैंने एक स्वचित्र पर काम किया। तैयार पेंटिंग मुझे जरा भी हैरान कर देने वाली उदासी भरी हुई थी। फिर भी यही वो असली रूप था जिसे मैंने छुपा कर रखा था। ऊपर से मैं खिलखिलाकर हंसता और लोगों का मनोरंजन करता, जबकि मेरा दिल हर समय उदास और चिंताग्रस्त रहता। 50 स्वाभाविक रूप से मेरा स्वचित्र उदास भी था। मैंने मन ही मन खुद से कहा। फिर भी मैंने उसे सिर्फ ताकाइची को ही दिखाया। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लोग मेरे विदूषक रूप के नीचे छिपे अंधेरे को जाने और अचानक मुझसे सावधान हो जाएं। मुझे डर था कि मेरे असली रूप को देखने के बजाय वे मेरे स्वचित्र को विदूषक के नए रूप में देख सकते हैं और मुझे अपने मजाक का पात्र बना सकते हैं। यह एक कष्टदायक विचार था,
इसलिए मैंने जल्दी से पेंटिंग को अपनी अलमारी के पीछे रख दिया। कला की कक्षा में मैंने राक्षस विधि को अपने तक ही सीमित रखा और सुंदर चीज़ों को खूबसूरती से प्रस्तुत करता रहा, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही औसत दर्जे का रहा। मैंने हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के ताकेची को अपना संवेदनशील और अति संवेदनशील पक्ष दिखाया था और मैंने उसे शांत भाव से अपना स्वचित्र दिखाया था। उसने उसकी बहुत तारीफ की। मैं राक्षसों के कुछ चित्र और बनाता और मुझे यह भविष्यवाणी मिली कि किसी दिन तुम एक महान चित्रकार बनोगे। उस मूर्ख ताकोची की 2 भविष्यवाणियों को अपने माथे पर अंकित करते हुए वह बहुत सी लड़कियां तुम पर फिदा होंगी और किसी दिन तुम एक महान चित्रकार बनोगे। मैं टोक्यो के लिए रवाना हो गया। मैं कला विश्वविद्यालय जाना चाहता था, लेकिन पिताजी मुझे सरकारी अधिकारी बनाने के इरादे से लंबे समय तक विश्वविद्यालय भेजना चाहते थे। उन्होंने मुझे यह बताया और मैं उससे कभी बात न कर पाने के कारण हौसले में उनकी बात मान गया। उन्होंने मुझे जल्दी आवेदन करने के लिए कहा। चूँकि मैं समुद्र और चेरी के फूलों वाले स्कूल से थक चुका था, इसलिए स्नातक होने के 1 साल पहले मैं टोक्यो गया, विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी और पास हो गया। मैं सीधे छात्रावास में चला गया, लेकिन वह इतना गंदा और असभ्य था कि मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी। मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें बताया गया था कि मुझे टीबी है और मैं अपने पिता के घर उएनो में रहने आ गया। समूह जीवन मेरे बस की बात नहीं थी। इसके अलावा जवानी के रोमांस या गर्व के जिक्र से मुझे कोई अलगाव नहीं रहा। मैं स्कूल में कोई उत्साह नहीं जगा पाया। कक्षाएं और छात्रावास दोनों ही मुझे एक विकृत यौन इच्छा का अड्डा लगे, जहां मेरी कुशल मस्खरी का कोई मतलब नहीं था। पिताजी उस घर में सिर्फ 1-2 हफ्ते ही रुकते थे। जब डाइट का सत्र नहीं चल रहा होता तो वे बाहर होते थे, तो वह विशाल घर लगभग मेरे ही हिस्से का होता था, साथ में एक बुजुर्ग देखभाल करने वाला एक जोड़ा भी। मैं अक्सर स्कूल नहीं जाता था, लेकिन टोक्यो में घूमने का इरादा भी ज़्यादा मन नहीं करता था। शायद मैं मिजी तीर्थ, कुसुनोकी, मासाशिगे की मूर्ति या 47 रेनिन की कब्र देखे बिना ही मर जाऊंगा और अपना दिन घर पर ही पढ़ता और चित्रकारी करता रहता था। जब पिताजी शहर में होते तो मैं हर सुबह स्कूल भाग जाता था। विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि पश्चिमी शैली के चित्रकार सिंतारो यासुदा की पेंटिंग स्कूल, जो हांगो में था, और कभी कभी वहाँ 3-4 घंटे तक स्केचिंग का अभ्यास करता था। स्कूल के छात्रावास से बाहर निकलने के बाद अगर मैं कक्षा में जाता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी खास पद पर बैठा हूँ, एक ऑडिटर। हालांकि एक ऐसी पूर्वधारणा भी हो सकती थी। मुझे एक बेशर्म पाखंडी जैसा महसूस होने लगा था और स्कूल जाना जितना जरूरी था उससे कहीं ज़्यादा परेशानी भरा लगने लगा था। प्राथमिक विश्वविद्यालय, माध्यमिक विश्वविद्यालय और कॉलेज के दौरान स्कूल भावना मेरी समझ से परे थी। मैंने कभी स्कूल का कोई गाना सीखने की कोशिश नहीं की। आखिरकार पेंटिंग स्कूल के एक सहपाठी मासाओ हेरिकी ने मुझे शराब, धूम्रपान, वेश्याओं, गिरवी की दुकानों और वामपंथी के विचारों से परिचित करवाया। अजीबोगरीब विविधता, लेकिन असली सूची यही है। होरिकी, जो टोक्यो के पुराने शहर के इलाके से ताल्लुक रखता था, मुझसे 6 साल बड़ा था। उसने एक निजी कला स्कूल से स्नातक किया था, लेकिन घर पर उसका कोई स्टूडियो नहीं था और अब वह यासुदा के पश्चिमी स्कूल की शैली की पेंटिंग की पढ़ाई जारी रखे हुए था। एक दिन उसने कहा, मुझे 5 येन उधार दे दो प्लीज़। हम एक दूसरे को सिर्फ देखने से जानते थे और तब तक हमने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। घबराकर मैंने उसे पैसे दे दिए। बहुत बढ़िया, चलो पीने चलते हैं, यह मेरा इनाम है, तुम अच्छे बच्चे हो। उसे रोकने में असमर्थ मैंने उसे मुझे पास के एक होस्टेस बार में घसीटने दिया और वह हमारी दोस्ती की शुरुआत थी। मैं कुछ समय से तुम पर नज़र रखे था, बस। हाँ, वो शर्मीली मुस्कान, एक होनहार युवा कलाकार की अभिव्यक्ति। नए दोस्त के लिए चीयर्स। उसने परिचारिका से कहा, क्या वो सुंदर नहीं है? अब उसके झांसे में मत आना। जब से वो पेंटिंग क्लास में आने लगा है, मैं दुख की बात है कि दूसरे नंबर पर सबसे सुंदर हो गया हूँ। होरिकी का रंग सांवला था और चेहरे की बनावट भी एक समान थी। एक कला छात्र के लिए असामान्य रूप से एक पारंपरिक नेकटाई के साथ एक उचित सूट पहना था और उसके बाल बीच में से अलग थे तथा पोमेंट से ढके हुए थे।
अपरिचित स्थान ने मुझे भयभीत कर दिया, इसलिए मैंने अपनी बाहों को मोड़ा और खोला। मेरे चेहरे पर शायद एक शर्मीली मुस्कान जमी हुई थी, लेकिन 1 या 2-3 बियर के बाद मुझे हल्कापन महसूस हुआ। एक अजीब सी मुक्ति का एहसास हुआ। मैंने कहा, मैं सचमुच कला विद्यालय में दाखिल लेने के बारे में सोच रहा था। अपना समय बर्बाद मत करो, ऐसी जगह समय की बर्बादी है, स्कूल समय की बर्बादी है। अगर हमें शिक्षक चाहिए तो हमें प्रकृति की ओर देखना होगा। प्रकृति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में कितनी करुणा है। मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि वह मूर्ख है और निश्चित रूप से कोई खास कलाकार नहीं, लेकिन शायद शहर घूमने के लिए अच्छा व्यक्ति है। जिंदगी में पहली बार मेरा सामना किसी सच्चे शहरी आवारा से हुआ था। मुझसे अलग हेरकी भी आम इंसानों के कामों से पूरी तरह अलग था। अपनी दिशा खो चुका था। इस लिहाज से हम एक जैसे थे, फिर भी हमारे बीच एक जरूरी असमानता थी। वह अनजाने में एक विदूषक था और इसके अलावा अपनी विदूषक कला के दुर्दशा से पूरी तरह अनजान था। मुझे उसके प्रति घृणा महसूस हुई। हमेशा खुद से यही करता था कि मैं उसके साथ घूमने फिरने के लिए था। वो सिर्फ समय बिताने के लिए था, बस, और कुछ नहीं। मुझे उसके साथ अपनी दोस्ती पर भी शर्म आती थी, लेकिन जैसे जैसे वो और मैं साथ साथ घूमने फिरने में ज़्यादा समय बिताने लगे, उसने भी आखिरकार मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि शुरुआत में मुझे यकीन था कि वह एक अच्छा इंसान है, बिल्कुल अच्छा, और इंसानों से अपने आदतन डर के बावजूद शहर का एक गाइड मिलने की खुशी में मैंने उसके आसपास अपनी सतर्कता कम कर दी। अकेले जब मैं ट्रेन में सफ़र करता था तो कंडक्टर से डरता था। जब मैं देखने जाता था काबुली, मुझे प्रवेश द्वार पर लाल कालीन वाली सीढ़ियों के दोनों ओर खड़ी द्वारपालों से डर लगता था। और जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता तो मुझे अपने पीछे चुपचाप खड़े वेटर से डर लगता था, जो मेरी प्लेट साफ करने का इंतजार कर रहा होता था। सबसे बढ़कर जब मैं बिल चुकाने जाता, मेरे हाव भाव असहनीय और अजीब होते थे। जब भी मैं खरीदारी के लिए पैसे देता, मुझसे कंजूसी से नहीं बल्कि घबराहट, शर्म, चिंता, भय के दौरे से चक्कर आने लगते थे। सब कुछ अंधेरा हो जाता था और मैं इतनी घबराहट में होता कि कीमत के मोल भाव करना तो दूर, मैं अपना खुला पैसा भूल जाता। यहाँ तक कि अक्सर अपनी खरीदी हुई चीज अपने हाथ से लाना भूल जाता। टोक्यो में अकेले घूमना असंभव था। इसके बजाय मैं सारा दिन घर पर पड़ा रहता और कुछ न करता। लेकिन जब मैंने अपना बटुआ हेरकी को सौंप दिया और उसके साथ शहर घूमने गया, तो उसने खूब मालूमाल किया और हमारे रोमांच के बागडोर बड़े आत्मविश्वास से संभाली। उसने थोड़े से पैसे और अधिकतम लाभ उठाने की अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। वह महंगी टैक्सियों से बचता था, ट्रेन, बस, नदी की नाव वगैरह को प्राथमिकता देता था और हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि हम कम से कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। सुबह सुबह वेश्यालय से घर लौटते समय उसकी सलाह पर हम एक सराय में रुकते थे, जहां मैंने एक व्यवहारिक सबक सीख लिया कि सुबह का स्नान, धीमी आंच में पका हुआ टोफू और सब्जियां और थोड़ी सी शराब उसको ऐसा महसूस करा सकती थी जैसे आप एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हों, जबकि खर्च लगभग नगण्य होता है। उसने मुझे भी यह सिखाया कि सड़क के किनारे दुकानों पर याकिटोरी और ग्यूमेसी जैसे सस्ते पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जिनमें बेल और सब्जियों से चावल ढका होता है। और उसने कसम खाई थी कि ब्रांडी, जिन, वाइन, कुराकाओ और विभिन्न जड़ी बूटियों से बने कॉकटेल ड्रिंक ब्राउन से ज़्यादा तेज नशा आपको किसी भी चीज़ से नहीं होता। कभी भी उन्होंने मुझे ओएस एडवेंचर्स के बिल के बारे में चिंतित या डरा हुआ महसूस नहीं कराया। हेराकी के पास एक और बचाव का तरीका था। शहर में हमारी सैर के दौरान उसने मेरी राय के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाई और उस बारे में बोलता रहा जिसे वह दया कहता था। शायद दया का अर्थ अपने साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज करना होता है, बेवकूफ़ाना, अंतहीन बकवास में, जिससे इस डर की कोई ज़रूरत ही नहीं रही कि जैसे जैसे हम चलते चलते थक जाते और अजीब सी खामोशी में गिर जाते, एक डर जो और भी बड़ा था क्योंकि मैं धीरे बोलता था, ने मुझे जोकर बनने पर मजबूर किया था। हताशा मानो मेरी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। लेकिन अब बेवकूफ़ी हेरकी ने अनजाने में ही वह भूमिका निभा ली और मुझे उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही सुनने दिया। मुझे बस मुस्कुराते रहना ही था और बीच बीच में मजाक नहीं कर रहा कहना था। शराब,
तंबाकू, वेश्याएं। मुझे जल्द ही समझ आ गया कि ये सब इंसानों के प्रति मेरे डर को चाहे थोड़े समय के लिए ही सही दूर करने में बेहतर तरीके हैं। मुझे तो यहाँ तक लगने लगा कि इन भोग विलासों के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच देना फायदेमंद होगा। वेश्याएं मुझे ना तो इंसान लगती थी और ना ही औरतें, बल्कि बेवकूफ़ या पागल। एक वेश्या की बाहों में चैन की नींद सो सकता था, पूरी तरह से निश्चिंत। वेश्याएं पूरी तरह से दर्दनाक रूप से अभावों से भरी होती थी और शायद उन्हें एहसास था कि मैं भी उनमें से एक हूँ, एक आत्मीय आत्मा, क्योंकि वे हमेशा मुझे एक ऐसी गर्मजोशी दिखाती थी जो कभी दमनकारी नहीं होती थी, बिना किसी हिसाब किताब या छिपे हुए एजेंडे के। एक ऐसी गर्मजोशी जो शायद कभी वापस ना आए। कुछ रातों में मैंने उन वेश्याओं पर मैरी का प्रभाव मंडल मंडराते देखा, जो बेवकूफ़ों या पागलों जैसी थी। इंसानों ने अपने डर से बचने के लिए बस एक रात की नींद पाने की चाहत में मैं अपने जैसे ही लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा और इस तरह अनजाने में एक पूरी तरह से अप्रत्याशित, अतिरिक्त, एक खास तरह की निंदनीय आभा प्राप्त कर लिया। हेरिकी ने ही मुझे इस बदलाव का एहसास कराया। उसकी टिप्पणियों ने मुझे हैरान और निराश कर दिया। कोई भी निष्पक्ष पर्यवेक्षण देख सकता था कि महिलाओं के बारे में मेरी शिक्षा वेश्याओं से ही मिली थी और महिलाओं के साथ मेरे कौशल में हाल ही में काफ़ी सुधार हुआ है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसने मुझे आश्वस्त किया, क्योंकि वेश्याओं के कठोर प्रशिक्षण ने सबसे अच्छे परिणाम दिए हैं। अब मुझे लेडी किलर जैसी मादक गंध निकलती थी, एक ऐसी गंध जिसे महिलाएं सिर्फ वेश्याएं ही नहीं सहज रूप से पहचान लेती हैं और उनकी ओर खींची चली आती थी। यह अभद्र और अपमानजनक माहौल जो अतिरिक्त मैंने प्राप्त किया था, मेरे प्रशिक्षण के पुनर्स्थापन प्रभाव से कहीं अधिक ज़्यादा फीका कर देता था। हेरिकी ने ये बातें शायद मेरी चापलूसी करने के लिए कही थी, लेकिन मैंने भारी मन से उनके शब्दों पर विचार किया। उनकी सच्चाई को महसूस करते हुए एक होस्टेस बार की एक महिला ने मुझे एक बेढंगा पत्र लिखा था। हर सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकलता था, तब पड़ोस के जनरल की बेटी, लगभग 20 साल की युवती, बिना किसी स्पष्ट कारण के थोड़ा सा मेकअप करके गेट के अंदर बाहर आना जाना। जब मैं स्टेक खाने जाता तो मेरी ओर प्रोत्साहन का एक शब्द कहे बिना वेट्रेस, जिस तंबाकू की दुकान पर मैं अक्सर जाता था, वहाँ की लड़की ने मुझे सिगरेट का एक पैकेट दिया। अचानक मुझे घर पर किसी जिसमें परफॉर्मेंस था वाली बगल वाली सीट पर बैठी लड़की ने, फिर एक बार ऐसा हुआ जब मैं देर रात ट्राम में नशे में ऊँघ रहा था। एक बार जब मैं काबुकी गया तो रिश्तेदार की बेटी का एक भावुक पत्र मिला। एक बार जब मैं किसी लड़की ने गुमनाम रूप से मेरे लिए एक गुड़िया छोड़ दी जो उसने खुद बनाई थी। चूंकि मैं बेहद निष्क्रिय था, मैंने इनमें से किसी भी घटना पर कोई नतीजा नहीं निकाला, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि मुझमें कुछ ऐसा है जो महिलाओं को सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। यह स्वीकार करते हुए मैं ना तो सेख ही बघार रहा था और ना ही भद्दे मजाक। हेरिकी जैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार इस बात की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। इसने मुझे अपमान के करीब एक कड़वाहट से भर दिया और वेश्याओं के पास जाने से मेरे उत्साह को ठंडा कर दिया। एक और बार अपनी आधुनिकता का प्रदर्शन करने के लिए मैं तब और अब भी नहीं सोच पा रहा था कि हेरिकी ऐसा क्यों करेगा। वह मुझे एक गुप्त कम्युनिस्ट सभा में ले गया। इसे रीडिंग सोसाइटी या कुछ और कहा जाता था, मुझे ठीक से याद नहीं। हो सकता है कि उसने गुप्त कम्युनिस्ट सभाओं को टोक्यो के बाकी दर्शनीय स्थलों के साथ जोड़ दिया हो। मेरा परिचय कॉमरेडों से कराया गया और मुझे एक पैम्फलेट खरीदने के लिए कहा गया, जिसके बाद मुझे मुख्य अतिथि, एक बेहद खूबसूरत चेहरे मोहरे युवक का मार्क्सवादी अर्थशास्त्र पर व्याख्यान सुना, जिसका एक एक शब्द मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने जो कहा वह निसंदेह सच था, और फिर भी मैं जानता था कि मानव हृदय उससे कहीं ज्यादा अथाह, कहीं ज्यादा भयावह। लालच तो उसका अर्थ यह भी नहीं था, न ही घमंड। वासना और लालच दोनों मिलकर किसी भी व्याख्या के करीब भी नहीं पहुंचते। हालांकि मेरे विचार अस्पष्ट थे। मुझे लगा कि मानव समाज का आधार केवल अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि कुछ अजीबोगरीब राक्षसी है। मुझे यह विचार इतना अविचलित करने वाला लगा कि मैंने भौतिकवाद को भौतिक ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया, जैसे पानी अपना स्तर बना लेता है। फिर भी मनुष्यों के प्रति मेरा भय नहीं कम हुआ।
और ना ही मैं आशा की एक सुखद लहर के साथ नए पत्तों को चौड़ी आंखों से देखने लगा। लेकिन मैं नियमित रूप से रीडिंग सोसाइटी, अगर यही कहा जाता है तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि बैठकों में जाता था। मैं मनोरंजन के साथ देखता रहा। एक और एक दो होते हैं के स्तर पर आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन में तल्लीन साथियों पर। उनके भाव इतने गंभीर थे कि आपको लगता है कि वे जीवन मरण के मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। अपनी सामान्य हरकतों का सहारा लेते हुए मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और धीरे धीरे दमनकारी औपचारिक बैठकें ढीली पड़ने लगी। मैं वास्तव में समूह के लिए काफी लोकप्रिय और अपरिहार्य हो गया। उन सीधे साधे लोगों ने शायद सोचा होगा कि मैं भी उनकी तरह ही सीधा साधा हूँ, एक आशावादी साथी जो हमेशा हंसी मजाक का पात्र बना रहता है। लेकिन अगर ऐसा था तो मैं उन्हें पूरी तरह से धोखा दे रहा था। मैं उनका साथी नहीं था, लेकिन मैं उनकी बैठकों में जरूर आता था और एक विदूषक की तरह उनका मनोरंजन करता था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे मजा आता रहा। वे लोग मुझे पसंद आए। हालांकि यह मार्क्स के साथ जुड़ाव जैसा नहीं था। अवैधता यह विचार थोड़ा सुखद, यहाँ तक कि आरामदायक भी था। मुझे समाज के नियम कानून डरावने लगते थे, असीमित शक्ति का सूचक। उनकी कार्य प्रणाली समझ से परे। उन्होंने समाज को एक खिड़की रहित, भेदती हुई ठंड से भरा हुआ कमरा बना दिया था, जहाँ मैं रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बाहर अवैधता का समुद्र हो सकता था, लेकिन उस वर्जित पानी में गोता लगाना, अब तक तैरना कहीं ज्यादा आसान विकल्प लगता था, जब तक मैं डूब न जाऊं। लोग बहिष्कृत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो जाहिर तौर पर बदकिस्मत, हारे हुए और बदमाश लोगों के लिए होता था। मुझे लगता है कि मैं जन्म से ही बहिष्कृत रहा हूँ। जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो, मेरा दिल इतना नरम और कोमल हो जाता है कि मैं बेहोश हो जाऊं। लोग गलत काम करने की भावना की भी बात करते हैं। मानव समाज में रहते हुए मैंने जीवन भर इसी भावना से ग्रस्त रहा हूँ, एक पत्नी की तरह जो हर सुख दुख में अपने पति का साथ देती है। गलत काम करने की भावना मेरी वफादारी ही रही है, और हमारी निजी बेपरवाह मौज मस्ती मेरे जीवन जीने की कला का एक तरीका बन गई है। मैंने लोगों को दोषी अंतःकरण के घाव के बारे में बात करते सुना है। वह घाव मेरे ही जन्म के हिस्से में रहा है। मेरे बड़े होने के साथ साथ भरता नहीं, बल्कि हड्डियों तक गहराता गया। मुझे अंतहीन बदलती यातनाओं के रात के नरक में ढकेलता रहा। और फिर भी अजीब लग सकता है, धीरे धीरे मेरे लिए मेरे शरीर और मेरे खून से भी ज्यादा प्यारा होता जा रहा है। समय के साथ दर्द अब जीवित होने पर घाव की भावना जैसा हो गया है, यहाँ तक कि उसकी फुसफुसाती हुई स्नेह भरी बातें भी। मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए उस भूमिगत समूह के द्वारा निर्मित माहौल अजीब तरह से आश्वस्त और सुकून देने वाला था। दूसरे शब्दों में, मुझे आंदोलन के इच्छित उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके स्वरूप से अपनापन महसूस हुआ। दूसरी ओर हेरकी ने आंदोलन का इस्तेमाल सिर्फ बेतुके मनोरंजन के लिए किया। जिस बैठक में उन्होंने मेरा परिचय कराया, उसके बाद वे कभी वापस नहीं गए, और वह मूर्खतापूर्ण मजाक करते रहे कि मार्क्सवादियों को सिर्फ उत्पादन के साधनों का ही नहीं, बल्कि उपभोग के साधनों का भी अध्ययन करना चाहिए। बहरहाल मुझे उनके नियंत्रण पूरी तरह से उपभोग के साधनों से ही संबंधित थे। पीछे मुड़कर देखें तो मैं कहूँगा, उस समय मार्क्सवादी कई तरह के थे। कुछ हेरकी आधुनिकता के दिखावटी बोध से खुद को ऐसा बताते थे, जबकि कुछ जैसे मैं अवैधता की भनक से आकर्षित होकर निष्क्रिय भागीदारी थे। कोई भी सच्चा आस्तिक जो हमारी असलियत समझ जाता, गुस्से से भर जाता, हम दोनों को गंदा देशद्रोही करार देता और हमें तुरंत ही बाहर निकाल देता। लेकिन ना तो उन्हें और ना ही मुझे कभी आंदोलन से निकाला गया। वह अवैध दुनिया मेरे लिए कानून का पालन करने वाले सज्जनों की दुनिया से भी ज्यादा अनुकूल थी। मैं उनमें से एक निश्चित होकर स्वस्थ तरीके से व्यवहार कर पाता था, जिससे वे मुझे एक होनहार साथी समझते थे। वे मुझसे हर तरह के काम निपटाने के लिए कहने लगे, हमेशा बहुत ही गुप्त तरीके से, जिससे मैं जोर जोर से हंसने को मजबूर हो जाता था। मैंने कभी किसी काम को इनकार नहीं किया और उसे इतनी बेबाकी से अंजाम दिया कि कुत्तों पुलिस के लिए साथियों का नाम को जरा सा भी शक नहीं हुआ, और उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए भी नहीं घसीटा। हमेशा हंसते हंसते और हंसते हुए मैंने उन कामों को भी बड़ी सटीकता से अंजाम दिया जिन्हें साथी खतरनाक मिशन कहते थे।
आंदोलन में शामिल लोगों ने हर चीज को जीवन मरण की गंभीरता से ले लिया और ऐसी विस्तृत सावधानियां बरती जो कि जासूसी कहानी की खराब नकल जैसी थी। मैंने जो काम किए वे अपनी तुच्छता में आश्चर्यजनक थे, लेकिन हर किसी ने उन्हें बड़ा मुद्दा बना दिया, जैसे कि उनमें बहुत ही खतरा हो। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य भी बन जाऊं, पकड़ा भी जाऊं और बाकी ज़िंदगी जेल में बिताऊं तो भी मैं ठीक रहूंगा। शायद जेल नरक में रात भर कराने से कहीं बेहतर है। अनिद्रा, इस दुनिया में मनुष्यों के द्वारा जीते जा रहे जीवन की वास्तविकताओं से डरना। हालांकि पिताजी और मैं उएनो वाले घर में ही रहते थे, फिर भी वे अक्सर बाहर जाने या मेहमानों की खातिरदारी में इतने व्यस्त रहते थे कि हम लगातार 3-4 दिन बिना मिले रह सकते थे। मुझे वे बहुत ही नाजुक और दबंग लगते थे, और हालांकि मैं चाहता था कि मैं वहां से निकलकर कहीं और रहने की जगह ढूंढ लूं, फिर भी मैं इस विषय पर बात करने से हिचकिचा रहा था। ऐसे करने का मौका मिलने से पहले ही मैंने उस बूढ़े केयरटेकर से सुना कि पिताजी घर बेचने का इरादा रखते हैं। उनका डाइट में कार्यालय लगभग समाप्त होने वाला था और निसंदेह इस निर्णय के पीछे कई कारण थे। ऐसा लग रहा था कि वे इसे फिर नहीं मानना चाहते थे कि घर पर वे एक रिट्रीट बना रहे थे और टोक्यो से कोई खास लगाव न होने के कारण से पद के लिए एक बेकार दौड़ संभवतः वे मेरे जैसे एक साधारण छात्र के लिए घर और नौकर चाकर रख रहे थे। लोगों की भावनाओं की तरह मैं भी उनकी सोच को नहीं समझ पाया। खैर, घर जल्दी ही एक नए मालिक के हाथों में चला गया और मैं हांगो में एक पुराने लॉजिक हाउस में रहने चला गया और जल्द ही मेरे पैसे खत्म हो गए। तब तक पिताजी मुझे मासिक भत्ता देते थे जो कुछ ही दिनों में खर्च कर देता था, लेकिन सिगरेट, शराब, पनीर और घर पर हमेशा उपलब्ध रहते थे, और किताबें, लेखन सामग्री और कपड़े मैं स्थानीय दुकानों से उधार खरीद सकता था। पड़ोस के उस रेस्टोरेंट में जहाँ पिताजी नियमित रूप से जाते थे, मैं हेरकी के साथ एक कटोरी नूडल्स या तले हुए झींगे और सब्जियों के साथ चावल खिला सकता था और एक भी पैसा नहीं देता था। अब अचानक मैं अकेला पड़ गया, अपने मासिक भत्ते से सारे खर्च चलाने के लिए मजबूर। पहले की तरह 2-3 दिन में पैसा खत्म हो गया, जिससे मैं भयभीत, असहाय और घबराया हुआ रह गया। मैं अपने पिता, भाइयों और बहनों को टेलीग्राम के अनुवर्ती पत्र भेजता, मदद की गुहार लगाता। जिन परिस्थितियों का मैंने पत्रों में वर्णन किया था वे हमेशा काल्पनिक होती थी। हल्केपन के लहजे में मुझे लगता कि किसी से कुछ मांगते समय हंसी मजाक से शुरुआत करना सबसे अच्छा होता है। हेरकी के मार्गदर्शन में मैं अक्सर गिरवी की दुकानों पर जाता था, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। संक्षेप में कहें तो मुझे बिना किसी संपर्क के अकेले रहने की क्षमता का अभाव था। अपने कमरे में अकेले बैठे रहना मुझे बहुत डरावना लगता था, मानो किसी भी पल मुझ पर हमला हो सकता है। शायद मेरे सिर पर चोट लग सकती है। इसलिए मैं या तो दौड़कर आंदोलन में या किसी की मदद के लिए निकल पड़ता था, फिर हेराकी के साथ सस्ती शराब पीने निकल पड़ता था। अपने स्कूल का काम और पेंटिंग दोनों छोड़कर फिर कॉलेज के दूसरे साल के नवंबर में मैंने एक शादीशुदा औरत के साथ दोहरी आत्महत्या की संधि कर ली और मेरी जिंदगी उलट पुलट हो गई। हालांकि मैं कभी कक्षा में नहीं गया या पढ़ाई नहीं की, फिर भी किसी तरह मैं परीक्षा के सवालों के ठीक ठाक जवाब दे पाता था और अब तक मैं अपने घर वालों को बेवकूफ बना रहा था। हालांकि अब स्कूल में मेरे पिता की मेरी उपस्थिति की शर्तों पर पूरा न करने की एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी गई और मेरे बड़े भाई से, जो पिताजी की जगह पर लिखे गए थे, मुझे लंबे कड़े शब्दों वाले पत्रों की झड़ी लगी। दर्द के और भी सीधे स्रोत थे, मेरे पास पैसों की कमी और यह तथ्य कि आंदोलन मेरे लिए मेरी सेवा इतनी तीव्र और सर्वव्यापी हो गई है कि मैं अब सीधे आधे मेज पर नहीं रह सकता था। मैं मध्य टोक्यो के होंगो, कोइशिकावा, सिताया और कांडा जिलों के स्कूलों में मार्क्सवादी छात्र समूहों के प्रभारी था। किसी सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मैंने एक छोटा चाकू खरीदा। मुझे बाद में एहसास हुआ कि उसकी नाजुक धार पेंसिलें तेज करने के लिए भी मुश्किल से ही मजबूत थी, जिसे मैं अपने रेनकोट की जेब में रखता था जब मैं संपर्क के काम में व्यस्त रहता था। मैं एक ड्रिंक पीकर गहरी नींद में सो जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे।